नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हाथरस मामले के सामने आने के बाद राजनीति हुई तेज। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने साधा योगी सरकार पर निशाना, कहा पीड़िता के परिवार से अंतिम संस्कार का भी हक छीना। यूपी हाथरस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, 3 सदस्यीय एसआईटी का किया गठन, 7 दिन में कमेटी सौंपेगी रिपोर्ट। कृषि बिल को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा कृषि बिल पर राजनीति कर रही है कांग्रेस। स्कूल फीस मामले पर हाईकोर्ट में टली सुनवाई, 1 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। हाईकोर्ट में स्कूल फीस वसूलने के मामले पर लगाई गई याचिका पर सुनवाई टल गई है। हाईकोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई नहीं होगी। दरअसल सीजे इंद्रजीत मोहंती के नॉन सिटिंग होने के चलते सुनवाई को टाल दिया गया है। अब इस मामले पर कल सुनवाई होगी। गौरतलब है कि सरकार और अधिवक्ता सुनील समदरिया की अपील पर यह सुनवाई होगी। दोनों ने एकलपीठ के 7 सितंबर को उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें एकलपीठ ने निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस का 70% चार्ज लेने की छूट दी थी। संयुक्त अभिभावक संघर्ष समिति भी इस मामले में इंटरवेनर है। जियो कंपनी में निवेश जुटाने के बाद मुकेश अंबानी अब अपनी रिटेल कंपनी के लिए फंड जुटाने में लग गए हैं। मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी रिलायंस रिटेल को अपना तीसरा निवेशक मिल गया है। इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक कंपनी में 0.84% हिस्सेदारी 3,675 करोड़ रुपए में खरीदेगी। इस सौदे के लिए रिलायंस रिटेल की प्री मनी इक्विटी वैल्यू 4.285 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। इस कंपनी के रिलायंस में यह दूसरा निवेश है। इससे पहले उसने जियो प्लेटफॉर्म्स में 6,598.38 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की थी। कोरोना महामारी के कारण दुनिया भर में बेरोजगारी का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अब मनोरंजन क्षेत्र के दिग्गज कंपनी डिज्नी ने अपने थीम पार्कों में कार्यरत 28,000 कर्मचारियों की छंटनी का फैसला किया है। कंपनी ने ये घोषणा करते हुए कहा है कि कोरोना महामारी के लंबे समय तक प्रभावी होने के मद्देनजर अमेरिका के अधिकांश थीम पार्कों में कार्यरत कर्मचारियों की छंटनी की जाएगी। डिज्नी पार्क के चेयरमैन ने इस संबंध में कहा कि ये फैसला काफी दुखदायी है, परंतु कोविड-19 की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हुए कारोबार के साथ ही सामाजिक दूरी के नियम की बाध्यता, कम से कम कर्मचारी संख्या में काम चलाना और महामारी के लंबे समय तक बने रहने जैसी अनिश्चितता जैसे माहौल में ये एकमात्र संभव विकल्प है। हाथरस गैंगरेप मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में करीब 2 हफ्ते पहले गैंगरेप और प्रताड़ना की शिकार बनी 20 साल की पीड़िता की दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में मौत हो गई। देर रात पुलिस ने मृतका का जबरन अंतिम संस्कार कर दिया। मौके पर मौजूद पत्रकार पुलिस से सवाल करते रहे, लेकिन पुलिस ने उनके सवालों का जवाब तक देना सही नहीं समझा। इसका एक वीडियो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शेयर कर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा था कि भारत की एक बेटी का रेप कत्ल किया जाता है, तथ्य दबाए जाते हैं और अंत में उसके परिवार से अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया जाता है। ये अपमानजनक और अन्यायपूर्ण है। #हाथरस हॉरर शॉक्स इंडिया। वहीं इस मामले पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है और उनके इस्तीफे की मांग की है। यूपी के हाथरस रेप मामले के सामने आने के बाद से ही पूरे देश में जोरदार प्रदर्शन और विरोध हो रहा है। इस मामले पर राजनीति तेज हो गई है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच योगी सरकार ने मामले की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया है। इसकी अध्यक्षता गृह सचिव भगवान स्वरूप करेंगे। डीआईजी चंद्र प्रकाश और आईपीएस पूनम को इसका सदस्य बनाया गया है। एसआईटी 1 सप्ताह में अपनी जाँच रिपोर्ट सौंपेगी। गौरतलब है कि प्रशासन ने मंगलवार देर रात परिजनों के घोर विरोध के बीच पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। कहा जा रहा था कि इससे पीड़िता से जुड़े हुए साक्ष्य भी नष्ट हो गए हैं। हाथरस दुष्कर्म मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। उन्होंने कहा कि वे आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। इस बात की जानकारी सीएम योगी ने एक ट्वीट के जरिए दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथरस की घटना पर वार्ता की है और कहा है कि दोषियों को कठोरतम कार्रवाई की जाए। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लोक जनशक्ति पार्टी सीट शेयरिंग की बात से नाखुश नजर आ रही है।
कहा जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सीट शेयरिंग फॉर्मूले से नाराज है। सूत्रों के मुताबिक क्षेत्रीय पार्टी के एक धड़े ने सीट बंटवारे पर नाराजगी जताते हुए आलाकमान को 243 सीटों वाली विधानसभा में 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना पर अमल करने का आग्रह किया है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी अगले 2 दिन में एनडीए के साथ बने रहने और अलग राह पकड़ने का फैसला करेगी, क्योंकि 3 चरणों में होने वाले चुनावों के पहले चरण के लिए नामांकन 1 अक्टूबर से शुरू होगा। हालांकि राज्य में एनडीए के 3 मुख्य सहयोगी भाजपा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जदयू और लोजपा ने अभी तक सीट बंटवारे पर कोई अधिकृत टिप्पणी नहीं की है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि पासवान की पार्टी को 27 सीटों का ऑफर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के पिता का मंगलवार रात देहांत हो गया। उनकी अंतिम यात्रा आज दादाबाड़ी से रवाना होकर किशोरपुरा मुक्तिधाम पहुंची, जहां कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए अंतिम संस्कार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक संवेदना जताई है। श्री कृष्ण बिड़ला का भरा पूरा परिवार है, जिसमें 6 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज किसान कल्याण संवाद के तहत किसानों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछले 5 दशक से जनता को लूट और झूठ के आधार पर राज करती आई है। देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी की नीति, सिद्धांत और व्यवहार को नकार दिया है। जब ही तो आज कांग्रेस 3.5 प्रदेशों में सिमट कर रह गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हित के लिए जो 3 विधेयक लाए हैं, वो किसानों की तकदीर और तस्वीर बदल देगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस देश भर में किसानों को कृषि विधेयक पर गुमराह कर रही है। मंडियां बंद हो जाएंगी और व्यापारियों को नुकसान होगा। कई हमारे मित्र सलाह देते हैं कि ये कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल होना चाहिए। मुझे लगता है कि 55 वर्षों तक लूट और झूठ के आधार पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी जो नीति, सिद्धांत और व्यवहारों से नकार दी गई हो, 3.5 प्रदेशों में सिमट गई हो, उस पार्टी पर भारत की जनता ने हल्ला बोल दिया है। और इसलिए मुझे लगता है कि वास्तव में ये अतिशयोक्ति नहीं है। जिस कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही गई, वो अपनी कारगुजारियों से खुद मुक्त हो जाए। यकीनन देश का किसान तो ऐसा ही सोचता होगा, क्योंकि इतने वर्षों में इस देश में किसानों के प्रति जिन नीतियों का निर्माण होना चाहिए था, किसानों को जो न्याय मिलना चाहिए था, इसके उलट कांग्रेस की भूमिका। मुझे ताज्जुब हुआ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण के लिए 3 विधेयक आए। उन विधेयकों ने किसानों के तकदीर और तस्वीर बदलने की प्रतिबद्धता जाहिर की। छत्तीसगढ़ के मुंगेली के लोरमी में अवैध रेत खनन का कारोबार जोरों पर है। इस साल अच्छी बारिश होने से नदी नालों से बहकर रेत इलाके में आ गई। स्थानीय लोग और रेत माफिया रेत इकट्ठी कर लोगों को दुगनी रेट पर बेच रहे हैं। अवैध रेत खनन की शिकायत मिलने पर खनिज विभाग ने छापेमारी की। विभाग की कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया। विभाग ने लोरमी तहसील के तहत आने वाले नवागांव, लगरा व रेहुटा में 5 ट्रैक्टर व 2 हाईवा अवैध रेत परिवहन करते पकड़े हैं। वहीं छापेमारी की भनक लगते ही कई रेत माफिया भागने में कामयाब हो गए। छापेमारी की इस कार्रवाई पर माइनिंग इंस्पेक्टर पद्मनी जांगड़े ने बताया कि विभाग अवैध रेत खनन करने वालों पर शिकंजा यूं ही कसता रहेगा और जब्त किए वाहनों के ऊपर माइनिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, आज हम लोग खनिज विभाग के द्वारा कलेक्टर महोदय के निर्देश में खनिज अधिकारी के मार्गदर्शन पे ग्राम रेहुटा, नवागांव, लगरा में ये जो रेत के अवैध परिवहन की जा रही थी, उसमें हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है। और इसमें कार्रवाई में 2 हाईवा और 5 ट्रैक्टर जब्त की गई है, जिसमें रेत है, गिट्टी है। और इन सभी खनिजमय वाहनों पर खनिज नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। और हमारे विभाग के द्वारा हमेशा इस तरह से अवैध परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और भविष्य में भी इस तरह से परिवहन करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स का दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। केकेआर और राजस्थान रॉयल्स के बीच दुबई में आज मुकाबला खेला जाएगा। आईपीएल में अपना अभियान पटरी पर बनाए रखने के लिए केकेआर को आज राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाना होगा। रॉयल्स को शुरू से ही छुपा रुस्तम माना जा रहा था और अपने टूर्नामेंट की शुरुआत में ही अपना ये लक्षण जग जाहिर कर दिया था।
पिछले मैच में उन्होंने किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ 224 रन के रिकॉर्ड लक्ष्य को हासिल किया। राजस्थान रॉयल्स ने अपने दोनों मैच जीते हैं और उनसे बड़ी आसानी से 200 रन की संख्या को पार किया है। उनकी इस सफलता में संजू सैमसन और राहुल तेवतिया का योगदान अहम रहा है, जो अब तक स्टार खिलाड़ियों पर भी भारी पड़े हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।